स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक गुजरात में जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है उसमें करीब 59% मतदान हुआ है और ये मतदान किस ओर इशारा कर रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। वहीं दिल्ली एमसीडी में जो चुनाव हुए थे कल ही वहां पर वोटिंग हुई थी, उसके बाद अब एग्जिट पोल्स की बारी आ चुकी है और एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कि क्या वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करेगा, क्या वहां पर बीजेपी एक नया इतिहास रचने जा रही है, क्या कुछ होगा, इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है, वहां पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा खतौली और रामपुर की विधानसभा सीटों पर भी आज मतदान हुआ है। तमाम जगह पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। देखिए, रामपुर और मैनपुरी की खासकर बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल हो जाता है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात को आप कह सकते हैं 2024 का सेमीफाइनल है ये, और दिल्ली एमसीडी बीते 15 सालों से बीजेपी काबिज है दिल्ली की एमसीडी पर और इस बार दोबारा से यहाँ पर परिसीमन हुआ है दरअसल, और परिसीमन के बाद 250 सीट दिल्ली एमसीडी में हो गई थी, पहले 272 हुआ करती थी। अब इन सीटों पर किसका कब्जा होगा? क्या बीजेपी यहाँ बनी रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी की इस एमसीडी के साम्राज्य पर सेंध लगा लेगी? इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। तो मेरे साथ इस वक्त संदीप दुबे जी जुड़े हुए हैं जो कि नेता हैं बीजेपी से, गोपाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से नेता हैं, तरुणिमा श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं जो कि आम आदमी पार्टी से नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। इसके साथ ही कुछ ही देर में मौली सेठ जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे संदीप दुबे जी से। संदीप दुबे जी, आपके लिए तो ये समझ लीजिए कि अग्नि परीक्षा है, साख का सवाल है सर। दिल्ली एमसीडी में 15 साल, गुजरात में सरकार, हिमाचल प्रदेश, क्या कह रहे हैं? एग्जिट पोल्स आने लगे हैं सर, आपको क्या लग रहा है? अतिशा जी, जो भी फैसला जनता ने किया है वो फैसला सर्वमान्य है, लेकिन जो भी एग्जिट पोल में आ रहे हैं अभी ये उनका नतीजे नहीं है, ये कयास है। और हमने खुद वोट डाला, वोट डालने के पोलिंग बूथ पे मैं गया था, मैंने कई जगह देखा जहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। तो कुल रिजल्ट के बाद परिस्थितियां बदली रहेंगी और हम लोग काफी आशान्वित हैं कि एमसीडी में भी हम बेहतर करेंगे और हमारी पूर्ण बहुमत की हम 150 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। ठीक है, एमसीडी का तो आपने बता दिया। गुजरात में क्या लग रहा है, कुछ डगमगाएंगे आंकड़े? गुजरात हो गया, हिमाचल हो गया, हर जगह हमारी जो प्रदर्शन है अच्छा होगा और हम जीतेंगे, पुनः सरकार बनाएंगे दोनों जगह। ठीक है। गोपाल तिवारी जी, क्या लग रहा है? देखिए, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो एमसीडी को लेकर कुछ खास इशारा कर रहे हैं। देखिए नितिशा जी, एग्जिट पोल का अपना काम होता है। न्यूज चैनल वाले आजकल एग्जिट पोल कैसे निकालते हैं और कैसे दिखाते हैं, देखिए, एग्जिट पोल से बहुत इतर कहीं कोई नतीजे नहीं जाते हैं और आप तो लगातार, कांग्रेस तो लगातार शीला दीक्षित कार्यकाल की बात करती रही है और आपके लिए गुजरात में भी देखिए वापसी का सवाल है। देखिए, ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारे अभी इस समय मैं भारत जोड़ो यात्रा में हूं, अभी मैं राजस्थान पहुंचा हूं। हमारे कई साथी गए जो आज ही लौटे हैं 3-4 दिनों के बाद में, और बहुत अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने कैंपेन किया है और जनता का रुझान भी बहुत अच्छा और साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दिल्ली में भी इस बार रिजल्ट ऐसे आएंगे जिसकी किसी ने आशंका भी नहीं जताई, बड़े लंबे समय के बाद आएंगे। हालांकि ये जरूर है कि हमारे लिए चैलेंज वहां रहा है, हमने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वहां अपनी तैयारियां कुछ अलग तरीके से की, मेहनत कुछ अलग तरीके से की। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में क्या है कि गुजरात में एक तरफा चीजें नैरेटिव बना करके जनता के सामने परोसी गई जिससे हमने विश्वास नहीं किया। हमने ग्राउंड पे जाकर के इंटरनल लोगों से कनेक्ट होकर के बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से हमने लोगों के मन की बात को जानने का प्रयास किया। और ये हकीकत है कि आज गुजरात की ही जनता नहीं बल्कि देश की जनता बहुत त्रस्त है, लेकिन
क्योंकि आपने गुजरात का सवाल किया, तो गुजरात की जनता महंगाई से, परेशानी से, इनके झूठे विकास के डेवलपमेंट से, तमाम वो चीजें जो फटाढोल साबित हुआ और लगे हाथ वहां पर एक छोटी बीजेपी है और एक बड़ी बीजेपी है, दोनों मिलकर के जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस बार मुझे लगता है कि जनता इन दोनों छोटे और बड़े बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी और हमारी सरकार को बहुमत से देगी। ठीक है तरुणिमा जी, एग्जिट पोल देखकर चेहरे पर मुस्कान आई या माथे पर शिकन? देखिए, एग्जिट पोल मीडिया निकालती रहती है, जनता से ही जाकर बातचीत करती है, उस पर एग्जिट पोल निकलता है। तो गुजरात में हमारे भगवत मान जी जो है मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा था कि हम लोग एग्जिट पोल पे नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं, है ना। तो हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। तो आप जल्द ही आपको मालूम चलेगा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत बहुमत से जीत रही है और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। और अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम लोग वहां पर अच्छी सीटों से जीत रहे हैं, हम लोग वहां पर सीटें लेकर आएंगे। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, लेकिन अब 27 सालों से जो वहां पे भाजपा बैठी हुई थी, आज तक इस 27 सालों में कांग्रेस ने उन्हें हरा नहीं पाई, है ना। उन्हें हरा नहीं पाई, उनको बदल नहीं पाई, अपनी सत्ता काबिज नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी वहां पे कांग्रेस और वो जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही थी। लेकिन जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने जनता को सारी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराई दिल्ली में, और जो दिल्ली मॉडल लेकर हम पंजाब गए, उसी मॉडल को लेकर हम गुजरात पहुंचे और जनता जो वहां परेशान थी महंगाई से, बेरोजगारी से, वहां पर सरकारी नौकरियां नहीं है। वहां पर बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो संविधा पे 5-5 हजार रुपए के संविधा पे काम करते हैं। वहां पे बिजली विभाग जो है प्राइवेटाइज है, वहां पे भी बहुत सस्ते में, मतलब कम वेतन में काम करते हैं। वहां पे जनता प्रताड़ित है। 20% जनता सिर्फ जो बिजनेसमैन है, जो पैसे वाली है, और 80% जनता गुजरात की जो है गरीबी स्तर की रेखा पर अपना जीवन यापन कर रही है। और जिस प्रकार भाजपा ने गुजरात मॉडल दिखाकर देश में अपनी सत्ता काबिज की, लेकिन आज जब गुजरात का मॉडल की पोल खुल रही है तो हर राज्य में हर घर तक टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो पहुंच रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि गुजरात मॉडल फ्लॉप है, वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। तो आम आदमी पार्टी के जो मॉडल है, दिल्ली का जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, उसको जनता पसंद कर रही है। बहुत सारे मॉडल इस बीच, बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बात हो रही है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो लोग अनपढ़ आदिवासी हैं, उन तक भी पता चल रहा है कि दिल्ली की जो सरकार है, जो झाड़ू पार्टी है, वो आप उनको मूलभूत सुविधा पहुंचाएगी और वो हमको समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, मौली सेठ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मौली जी, क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल्स आने शुरू हो चुके हैं, जो मतदान का पैटर्न रहा है, जो मतदान प्रतिशत है, देखिए आज अगर आप बात करें गुजरात के दूसरे चरण की, तो उसमें भी 60% तक भी नहीं पहुंच पाया है मतदान। वहीं दिल्ली का भी हमने देखा कि मतदान प्रतिशत कम रहा है। हमने हिमाचल की भी वोटिंग देखी। क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है 2024 से पहले? ये किस बात की दस्तक है? देखिए, एक चीज तो हम ये बहुत जो मतदान का परसेंटेज घटा है, उससे एक चीज बहुत स्पष्ट जो मुझे समझ में आई है, वो ये है कि मतदाता का मन कहीं बदल रहा है और वो एक कंफ्यूजन में है, जो 24 में कितना कन्वर्ट होके सामने आएगा ये देखने का विषय होगा। पर एक चीज जो हो रही है, बदलाव की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। अब स्थिति ये है, मैं पिछले दिनों 28-29 तारीख को गुजरात में ही थी जी, और मैंने कुछ लोगों से जो वहां बात की, स्पेशली जो वहां का निचला तबका है, जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर है और वर्कर है, एक बात उन लोगों ने बहुत अच्छी कही कि बदलाव बहुत जरूरी है। हर 5-10 साल में सरकार बदलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि शायद कोई बहुत बुरा है या बहुत अच्छा आ रहा है, उससे क्या होता है कि एक चैलेंज आता है और हर एक को लगता है कि काम करना पड़ेगा और विकास होता है, नहीं तो स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाता है, जो गुजरात में आया है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो अपने उत्तर प्रदेश में और यहाँ
सामने में आया है, वहां पर भी ये चीज है कि अगर आप एंटी इनकम्बेंसी को आधार मान रहे हैं तो कोई भी पार्टी फिर श्योर नहीं हो सकती। फिर तो जो है इसका मतलब ये है कि बदलाव की प्रक्रिया ऐसा नहीं होता ना, आधे में जाए आधे में ना जाए, तो वो परिवर्तन आ रहा है। अभी जो माहौल दिख रहा है, एग्जिट पोल ज्यादातर इधर मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा गलत नहीं होते हैं, लेकिन पूरी तरह आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा ऐसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, गोपाल तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए सर। देखिए, अभी बहुत महिमा मंडन किया जा रहा था कि दिल्ली का मॉडल देश एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनके दिल्ली के दारू का मॉडल जो है, दिल्ली मॉडल नहीं, सॉरी, वो दारू मॉडल है। और वो देश ने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली को जो है नशा मुक्त अभियान की ओर न ले जाकर के किस तरीके से उसमें ढकेलने का काम इन्होंने किया है, ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दिया। क्योंकि ये बात करते हैं कि जमीनी हकीकत की, देखिए आप जब तक किसान के फटे हाथों से हाथ नहीं मिलाइएगा तब तक उनका दर्द नहीं समझ पाइएगा। हेलीकॉप्टर से और बड़ी बड़ी गालियों से ऐसे दूर से हाथ हिला देने से उनकी दर्द तकलीफ समझ में नहीं आती है। सर आपके हाथ हिलाने से मैं एक सवाल गोपाल तिवारी जी, हमने कुछ तस्वीरें देखी, भारत जोड़ो यात्रा की ही तस्वीरें, कुछ नारे लगे और राहुल गांधी उस पर बड़ी सहजता से हाथ हिलाते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2400 किलोमीटर स्वयं पैदल चल रहा हूँ, नंगे पांव पैदल चल रहा हूँ, हमारे नेता स्वयं चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं, तो पहली बार वो एक नेता की भांति नहीं चल रहे हैं, वो एक ऐसे इंसान की भांति चल रहे हैं जो दूसरे को सुनने गया है, अपनी सुनाने नहीं गया, दूसरों की सुनने गया है कि आखिर क्या तुम्हारी दर्द है, क्या तुम्हारी तकलीफ है, क्यों तुम्हें डराया गया, क्यों तुम डरे हुए हो। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, जब तुम्हारे अंदर डर नहीं होगा तो नफरत किसी के प्रति नहीं हो सकता, और जब डर खत्म होगा, नफरत नहीं होगी, तब जाकर के तुम सही निर्णय ले पाओगे। और फिर कोई भी राजनीति का कोई भी एजेंडा हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक सपोका छोड़ने वाला हो, किसी भी तरीके से तुमको गुमराह करने की कोशिश करे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, नरेंद्र मोदी जी की, मुझे लगता है कि इतिहास में सबसे बड़े तो एक छोटा एक बड़ा जुमलेबाज ये साबित हो चुके हैं। स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा भी जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे को पार्टी का हाथ नंदन पार्टी का समय का इंतजार करिए। जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है इनके झूठे वादों से, इनके झूठे जुमलों से, महंगाई से, रोजगार से, डीजल, पेट्रोल, गैस इत्यादि अन्य कई सारी चीजों से, महिला सुरक्षा के तमाम चीजों से जनता बहुत त्रस्त है और जनता अब परिवर्तन चाहती है। हाँ, आप बार बार भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक बार मौली जी से इस पर सवाल लेना चाहती हूँ। मौली जी, इस बार हमने देखा कि कांग्रेस का जो प्रचार था काफी लो प्रोफाइल प्रचार रहा था। अभी देखिए गोपाल तिवारी जी भी कह रहे थे कि हम जनसंपर्क कर रहे हैं, हम छोटे छोटे लोक संपर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बहुत लो ही रहा। हमने गुजरात में भी देखा कुछ खास एक्टिव नहीं नजर आए थे, जिस तरह से तमाम पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को उतार रहे थे। क्या लग रहा है, कांग्रेस का ये ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है या फिर कांग्रेस पस्त हो चुकी है, या जो भारत जोड़ो यात्रा, देखिए खेल कहीं और चल रहा है, मैदान कहीं और है, पिच कहीं और है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग कहीं और चल रही है भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा। क्या ये सब लाइन और लेंथ पर बैठ पाएगा, सही लाइन और लेंथ पर आ पाएगी कांग्रेस? देखिए, अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद असल में कांग्रेस को वो याद आया है जो उसका बेस था, जो उसकी कनेक्ट थी। आप ये समझ लीजिए कि आज जो डिजिटल उस पे जो हंगामे और जिस तरह की चीज हो रही है, तो दो चीजें कांग्रेस ने ट्राई करके देखी थी। दोनों इस समय सत्ताधारी पार्टी की कोर कॉम्पिटेंसी का एरिया हो गया है, एक भक्ति और एक डिजिटलाइजेशन। उस कोर कॉम्पिटिशन में जब घुसने की ये कोशिश कर रहे थे तो इन्हें लगा कि वहां अब बीट करना मुश्किल है। भारत जोड़ो यात्रा का तुरंत प्रभाव दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये विचार का प्रश्न है, पर ये नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं दिखेगा, प्रभाव तो दिखेगा। दूसरी चीज ये है कि एक जो थॉट बना हुआ था कि राजकुमार है, युवराज है, तो युवराज धरती पर आए हैं और अब उनकी एरोगेंसी से अलग जो उनकी एक तस्वीर बनाई गई थी एरोगेंट की, उससे अलग वो जमीन पर लोगों से जुड़ रहे हैं। और एक्चुअली कांग्रेस का बेस वही है, क्योंकि कांग्रेस के पास उस तरह का कैडर कभी नहीं रहा जैसा भाजपा का रहा है। ठीक है। जहां तक आपकी बात है, आप
जो है उसको लेके लोगों के अंदर अभी भी एक किंतु है कि ये है क्या। और विश्वसनीयता जो है वो गेन कर रहे हैं दिल्ली में, वो जो गेन करी वो करी, लेकिन पंजाब में जो स्थिति आई वो किसान आंदोलन के चलते आई। जो आम आदमी पार्टी को अभी साइड में रखते हैं, मैं नहीं जानती ये पार्टी कितना लेकिन काम करने कांग्रेस वाली है। को नुकसान नहीं होगा इस भारत जोड़ो यात्रा का, ये दिख रहा। ठीक है। वो जो लगातार आम आदमी पार्टी की आप बात कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर लोग अभी भी लोगों में एंथू है, उस एंथू को कैसे भुनाना है, उस एंथू का कैसे अपने हक में फायदा उठाना है, वो बीजेपी लगातार कर रही है। संदीप जी, आपने तमाम वीडियोस वायरल किए, आपने तमाम पुराने से पुराने वीडियोस उठाकर वायरल किए। देखिए अब मुस्कुरा रहे हैं इन वीडियोस के बात पे। संदीप दुबे जी, देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की कटु आलोचक होती है, आलोचना भी करती है। आलोचना की ताकत होती है, आलोचना ही हथियार होती है। एक दूसरे की आलोचना करके हम किसी का कुछ भला बुरा नहीं कर पाते, लेकिन प्रेम हम अपने को आत्मसात करते हैं दूसरे की आलोचनाओं से, और क्यों अपने अंदर सुधार करते हैं, अपनी पार्टी को ठीक करते हैं। एक सबसे परिकल्पना है और विविधता होनी चाहिए, और जो पार्टी हमेशा सीखने की कोशिश करेगी वो लंबे अंतराल तक इस लोकतंत्र में रहेगी और लोकतंत्र में परिकल्पना साकार होगी। जो बातें मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी में, पहले आम आदमी पार्टी में ही था, मैं आम आदमी पार्टी तो मैं आम आदमी पार्टी को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ। दोनों पार्टी में बहुत डिफरेंसेस, काम करने के तरीके, संगठन चलाने में डिफरेंसेस हैं। अगर देखेंगे तो एक ईस्ट पोल है, एक साउथ पोल है, अंतर है। कांग्रेस के भी संगठन में काम करने के लोगों के अलग अलग तरीके, सभी डिपेंडेंट राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन दो बातें इंपॉर्टेंट है, जो कार्यकर्ताओं से काम भारतीय जनता पार्टी लेती है वो कार्यकर्ताओं से काम इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं ले पाती। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 राष्ट्र के लिए मेहनत करता है, राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। हाँ ठीक है, नतीजे क्या आते हैं क्या नहीं आते ये मायने नहीं रखता, इससे हताशा निराशा नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, उन सभी कार्यकर्ताओं के कामों का आकलन और मूल्यांकन समाज ने किया है, वोटरों ने किया, उन्होंने वोट दिया है। अब जो भी जीते उसका दायित्व है वो बेहतर ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन करे। और फिर मैं अपनी अंतिम बात कहता हूँ कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को जो भी पद मिले, जो भी दायित्व मिले, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छे से उसका निर्वहन करना है, ताकि हम सब युवा लोग भी आने वाले समय में अपने साथियों का मार्गदर्शक बन सके और बेहतर राजनीति में कर सके। इतना ही कहूँगा। और एमसीडी के इलेक्शन को लेकर मैं कहूँगा, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी आएगी, आकलन होते रहते हैं, कभी कभी गलत साबित होंगे, एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित होंगे। मेरे 7 तारीख को फिर से बैठेंगे संदीप जी, जरूर जी, मुझे आप आमंत्रित करिएगा। बिल्कुल। तरणिमा जी, देखिए जिस तरह से संदीप दुबे जी कह रहे हैं कि बीजेपी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आज कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक बड़ी यात्रा लेकर निकली है और बहुत इम्पैक्ट, आप देखिए बहुत जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इतनी हल्की तस्वीरें नहीं है भारत जोड़ो यात्रा की। जी, तरुणा जी, क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ फिट पा रही है? देखिए जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उन तस्वीरों में ये तो दिख रहा है, जो अभी तक एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मैं आपको मैं बताती हूँ आपको। ये अभी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं दुबे जी, उन्होंने बोला कि भाजपा जो है अपनी कार्यकर्ताओं को एक कार्यकर्ताओं से काम लेती है। ये कार्यकर्ताओं से नहीं, ये एमसीडी जैसे चुनाव में बड़े बड़े नेताओं से भी, मंत्रियों से भी काम ले लेती है। जैसे अभी राजनाथ सिंह जी एमसीडी में प्रचार के लिए आए, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, इन्हें और आपके 2 सीएम आ गए इन लोगों के अलग अलग राज्यों से। तो इतने बड़े बड़े चेहरे ये एमसीडी में उतार देते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करना होता है, जनता के जो उनकी जो मूलभूत सुविधा है उन पर कोई काम नहीं करना पड़ता है। एमसीडी में ये 15 साल से बैठे हुए थे। मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, हरभजन सिंह, सभी लोग हम देख रहे थे गुजरात में नजर आ रहे थे। ये भी तो मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। आपकी सरकार है, गुजरात में देश के प्रधानमंत्री भी प्रचार कर रहे थे, और वो भी अरविंद केजरीवाल जी जब से गुजरात गए हैं, इतना डर बैठ गया है कि अब प्रधानमंत्री जी भी घर घर जाके पर्चा बांट के आए हैं। आप इस बदलाव को, इस परिवर्तन को देख रहे हैं आप गुजरात में,
ये परिवर्तन ला रहे हैं हम लोग आम आदमी पार्टी कि अब मोदी जी जो हाथ हिलाकर सभाओं में, लाखों की सभाओं में सिर्फ हाथ हिला के काम करते थे, और वो आज घर घर जाके पर्चे बांट के आए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता के नाते गए। मैंने अभी बताया, मैंने कहा ये तो बड़े बड़े नेताओं को भी जमीन पे उतार देते हैं। इनका काम करने का तरीका ही कमाल का है। और कांग्रेस का काम करने का तरीका, मैं एक सवाल नहीं, कांग्रेस के बारे में बता दूं मैं कि इनके काम करने का तरीका ये है कि एमसीडी चुनाव में जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। बताइए आप ये किस हिसाब से ये चुनाव लड़ रहे होंगे कांग्रेस पार्टी एमसीडी में। तो ये इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल से काम करते हैं, और हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ इस देश के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। इस देश को एक नंबर 1 देश बनाएंगे और आगे देश को राष्ट्रवाद के साथ ले जाएंगे। ठीक है गोपाल तिवारी जी, मैं एग्जिट पोल पर भी आपसे दरअसल बात करना चाहती हूँ। आप अपनी बात भी रखिएगा और मेरे छोटे से सवाल का जवाब भी दीजिएगा। हिमाचल का जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहा है, बीजेपी 24 से 34 के बीच नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस 30 से 40 के बीच निकलती सीटें नजर आ रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस एग्जिट पोल पर? देखिए, मैं ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होंगे और गुजरात में कांग्रेस की आप देखिएगा 7 तारीख को मैं आपको बता दूंगा। गोपाल तिवारी जी, आपने सवाल ध्यान से सुना नहीं। गोपाल तिवारी जी, हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस के पास 30 से 40 सीटें आती दिख रही हैं और बीजेपी के पास 24 से 34। वो उतनी भी नहीं आएंगी। बीजेपी के पास तो जो है ना, मुश्किल से 5 सीटें भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। आप ये देख लीजिएगा, न कहीं आप दूर है न कहीं मैं दूर हूँ। लेकिन मैं 2 चीजों का जवाब देना चाहता हूँ। अभी विनय दुबे जी कह रहे थे कि आलोचना और वो चलती रहती है। मैं कहता हूँ कि मैं तो आजकल ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे, इनके नेताओं को सद्बुद्धि दे। जो राहुल गांधी के इतनी जो कठिन तपस्या कर रहे हैं उसको न देख करके कभी जूते पे सवाल खड़ा करते हैं, कभी टी शर्ट पे, कभी कोई जाकर के हमारी बहन बेटी माँ हाथ मिलाती है तो उसपे कितनी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और हमारी वरिष्ठ पत्रकार बैठी है, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई वेश नहीं था। मुझे दुख होता है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार पता नहीं कौन से लोग और कौन से जमाने में आकर के खड़े हो गए हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मेरी बात आम आदमी पार्टी की, अभी उन्होंने कहा कि मौली जी ने ये कहा कि कांग्रेस वापस अपनी बेस की तरफ लौट रही है। उससे पहले भी मैंने जाकर वो सुन लिया, मैंने उससे पहले भी कहा कांग्रेस अपनी जड़ों की तरफ लौट रही है। उससे पहले भी मैंने कहा, वो भी मैंने सुन लिया, जो कि भाजपा का महिमा मंडन करते हुए क्या। खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माहौल खराब किया है, उसे अपने मन की, प्रधानमंत्री को अपने मन की नहीं, थोड़ा सा जन की भी बात करनी चाहिए, ताकि देश में जो डर का, तनाव का जो माहौल है वो थोड़ा सा शांत हो और वापस हमारे देश की जो संस्कृति बिखर गई है, टूट गई है पूरी तरीके से। एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़ रहा है, एक जाति दूसरी जाति से झगड़ रही है, एक कौम दूसरे कौम में जहर खोल रही है। इन सब चीजों से बच करके पहले हमारा देश बचेगा, तब हम लोग बचेंगे, और हम लोग बचेंगे तो सब चुनाव हो जाएंगे। जीत और हार ये सब कुछ चलता रहता है, इससे कुछ नहीं। चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन देश बचा रहना चाहिए। देश अगर नहीं होगा तो सारी कुछ बचेगा नहीं, लोग खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं रह जाएगा उसका। ठीक है मौली जी, जो एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं उसमें काफी बदलाव दिख रहा है अभी तक। कम से कम हिमाचल में तो कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है कि कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है हिमाचल में। जी सबसे पहले तो मैं एक बात यही कहूंगी कि मित्र, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी पहचान ही शुरुआत में भाजपा की प्रखर विरोधी के रूप में बनी थी। और मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कांग्रेस का कोई बेस नहीं था। मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस अपने बेस पर वापस आ रही है और उसका उसको फायदा मिलेगा। मैं प्रशंसा कर रही थी, कतई भी ये नहीं कह रही थी कि वो जो है उनका कोई बेस नहीं था। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि देखिए, इधर के बीते टाइम के एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं और जिस तरह की लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मैं पहले ही ये कह रही थी कि बदलाव की प्रक्रिया तो शुरू हो गई और ये होना ही था। और जो चीज मैं कह रही थी पहले कि हाँ, इस भारत जोड़ो यात्रा का फर्क पड़ेगा, ये शायद वही एग्जिट पोल पर दिख
जहां तक उनकी सरकारों में वापस आने की वजह है, तो उसके जिम्मेदारी असल में वोटर नहीं है, विपक्षी दल है, क्योंकि उनकी वैचारिक वैमनस्यता जो है वो भाजपा को जमीन दे रही है कि इधर वोट कट रहे हैं और वो जो वोट कट रहा है उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में। तो वो फायदा अभी भी उनको मिलने की काफी संभावना है, लेकिन ये तय है कि परिवर्तन तो आएगा, परसेंटेज भी घटेगा और सीटें दूसरे दलों की बढ़ेंगी। फिर कौन अपनी जमीन बना लेता है और 24 तक कौन अपने को मजबूत दावेदार में साबित करता है, ये देखने वाला, इसका निश्चित रूप से 24 के चुनाव पर असर पड़ेगा। उसकी भूमिका तैयार हो रही है। बात कहना चाहता हूँ। जी जी कहिए तिवारी जी। देखिए, हमारे पास हमारी वरिष्ठ पत्रकार बैठी है, इनकी आवाज बिल्कुल साफ और स्पष्ट नहीं पहुंच रही थी। अगर शायद मैंने गलत सुना है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आप जैसे पत्रकारों को बहुत बेबाकी के साथ, सच्चाई के साथ, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, उसका वो जो है बेबाकी के साथ गजब का विश्लेषण जनता के सामने रखना चाहिए, ताकि निष्पक्ष तरीके से जनता समझ पाए कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता चाहता हूँ। नीतीश जी, आपने अभी थोड़ी देर पिच का नाम लिया था, बैटिंग कहीं और हो रही, बॉलिंग कहीं और हो रही, भारत जोड़ो यात्रा के तहत ये भारत जोड़ो यात्रा इस देश की राजनीति को वापस धुरी पर ले आने के लिए चल रही है। इसका कोई 24 से और कोई मतलब नहीं है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली। कश्मीर में हम 26 तारीख को तिरंगा फहराएंगे। अभी ये दक्षिण से उत्तर की ओर निकली, वापस हम जो है सोमनाथ से कामाख्या की ओर यात्रा निकालेंगे। अब यात्राएं लगातार चलती रहेंगी जब तक इस देश के नेता जो जमीन में बैठने से अपनी पैंट गंदी हो जाने के लिए शर्माते हैं, डरते हैं, जब तक उन्हें वापस जमीन पर नहीं ले आएंगे, वापस लोकतंत्र को दूरी पर नहीं ले आएंगे, वापस ये नफरत खत्म नहीं होगी, ये हिंसा तनाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक ये सारी संघर्ष सब कुछ चलता रहेगा। और राहुल जी ने तो प्रण ले लिया है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। उन्होंने कह भी दिया है कि यात्रा कांग्रेस की नहीं बची, अब ये हिंदुस्तान की यात्रा है। ये यात्रा हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान ही इस यात्रा को सफल बनाएगा, हिंदुस्तान ही आपके पास आऊंगी और हम दिल्ली एमसीडी के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संदीप जी, गोपाल तिवारी जी कह रहे हैं कि 26 जनवरी को हम कश्मीर में जाकर तिरंगा लहराएंगे। संदीप दुबे जी, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आज कश्मीर में जाकर तिरंगा लहराने की जो बातें हो रही हैं, क्या तिरंगा लहराने का ये श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए? जी संदीप दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए जी। संदीप दुबे जी, गोपाल तिवारी जी कह रहे हैं, सहर्ष कह रहे हैं कि हम कश्मीर में जाकर तिरंगा लहराएंगे 26 जनवरी को। क्या लग रहा है, आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे जो श्रेय कांग्रेस लेना चाह रही है इस पर? मुझे लगता है कि सबको हक है पूरे देश में जाएं और जाके तिरंगा, तो सबका तिरंगा है, लहराना तिरंगा सबका है, लेकिन कश्मीर में जाकर पहले से ऐलान करके आज जो ये मौका मिल पा रहा है, जो माहौल मिल पा रहा है। नीतीश जी, तिरंगा सबका है लेकिन आरएसएस और बीजेपी वालों का नहीं है। इन्होंने भूल बाबत साल नहीं कराया, तो ये तो सवाल राजनीति नहीं कहना चाहता है। कांग्रेस गई है, मैं कांग्रेस को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के 3 बंदरों वाली कांग्रेस, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आज बुरा देख रही है, बुरा कह रही है, बुरा सुन रही है। इनका अस्तित्व सेम इन लोगों ने खत्म किया है और ये अस्तित्व पॉलिटिक्स करते हैं, बात करते हैं। इसलिए देखिए हर जगह इनके अस्तित्व को समाप्त हो रहा है। हमें लगता है कि ये देश का तिरंगा हर भारतीय का है। देखिए आपको हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता, इसलिए आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो। हमारे यहाँ भगवा ध्वज हमारे हर आंगन में होता है। अगर उस आंगन में भगवा ध्वज होना मेरे लिए शर्म की बात है, तो मैं ये शर्म की बात नहीं है, मेरे लिए स्वाभिमान की बात है। और ये कांग्रेस के लोगों की शर्म की बात हो सकती है कि हिंदू के घर में भगवा ध्वज लहरा रहा हो, हनुमान जी का ध्वज लहरा रही हो, तो कांग्रेसियों के लिए शर्म की बात हो सकती है। वो 2 झंडा समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए 2 झंडा नहीं है। हमारे लिए तिरंगा हमारे भारत की शान है, आन है, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपके मन में अपने को ठीक करने की जरूरत है, अपने आप को सुदृढ़ करने की जरूरत है, अपने विचार को
सशक्त बनाने की जरूरत है और जानने की जरूरत है याद करो झंडे कितने प्रकार के होते हैं और हिंदुओं के हर घर में एक आंगन में, आपने शायद आंगन संस्कृति का जन्म दिया होता तो आपको पता होता हर आंगन में एक ध्वज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो ध्वज फहरा रहा होता है वो देश हम राजनीति नहीं करेंगे। लोकतंत्र के ये पर्व है जो 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 संपन्न होने जा रहा है। बस कुछ 2 दिन का और इंतजार हमें करना है, स्पष्ट रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। फिलहाल हम एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो तरणिमा जी, अब हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एमसीडी में जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, गौर से सुनिएगा संदीप जी भी और तरणिमा जी। देखिए, आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीट तक मिलती हुई नजर आ रही है 250 में से। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 69 से 91 सीटों के बीच बीजेपी रहने वाली है। तरणिमा जी, क्या लग रहा है, कूड़े का पहाड़ कामयाब हो गई आपकी ये स्ट्रैटेजी? जी तरणिमा जी। शायद तरणिमा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। बहरहाल संदीप जी, देखिए, उन्होंने कहा कूड़े का पहाड़, आपने कहा यमुना में झाग, तुरंत पहुंच गए यमुना की तरफ। आपने कहा कि जेल में हो रही है मसाज, आपने कहा रिश्वतखोरी हो रही है। हालांकि बहुत पुराना वो वीडियो था, लेकिन तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए। एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे हैं। संदीप जी, दिल्ली एमसीडी में जनता का मन कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ये जो आपका एग्जिट पोल आ रहा है और जितने चैनल दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को मैं साधुवाद दूंगा कि एग्जिट पोल उनके फेवर में दिख रहा है। मैं किसी चैनल का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस एग्जिट पोल की जो वास्तविक सैंपल है, उस सैंपल साइज आप देखेंगे तो वो सैंपल साइज बहुत कम है। आजकल मैं टेलीविजन पे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये भी शेयर बाजार से कहीं ना कहीं प्रेरित रहता है। पता चलता है कि सर, जब बीजेपी के फेवर में एग्जिट पोल नजर आता है, नहीं दुबे जी, जब बीजेपी के फेवर में एग्जिट पोल नजर आता है, तब क्यों नहीं आप इस तरह के बयान देते हैं? लागू होती, लेकिन इसका भी एक बाजार बन चुका है, देश में इसका भी एक बाजार बन चुका है। ये एग्जिट पोल आने दीजिए। पूरी तरह से एग्जिट पोल को मैं साधुवाद देते हुए बात कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को अगर बेहतर सीटें मिल रही है और एमसीडी में अगर उसकी सरकार बन रही तो किए हुए वादे को पूरा करेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कहीं भी उतना पहुंचेगी जितना दिखाया जा रहा है। अनुमान था आम आदमी पार्टी ज्यादा 70 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन नतीजे घोषित होंगे, हम लोग बैठेंगे चैनल पे, इस दिन को आप कहिएगा कि देखिएगा कि संदीप जी ठीक कह रहे थे। ठीक है, लेकिन संदीप जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर एग्जिट पोल्स इस तरह के नतीजे दिखा रहे हैं तो बीजेपी को सोचने की जरूरत पड़ेगी? 15 साल बाद आखिर क्यों जनता ने बीजेपी को नकार दिया दिल्ली एमसीडी में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सत्ता के लिए कहीं राजनीति नहीं करी है। सत्ता की होती तो एक एमसीडी बनाने का उद्देश्य ये था, सशक्त एमसीडी बनाना। एक एमसीडी बनाने का उद्देश्य था। एमसीडी जो है राज्य के ऊपर, राज्य सरकार जो दिल्ली में उस मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर न रहे, स्वतंत्र रहे। तो सारी स्वतंत्रता जो भी चुन के आएगा, जिसकी बनेगी, उस सबको मिलेगा। तो किसी का फायदा और नुकसान नहीं होता है। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रावण जो सिर्फ अपने लिए जीता था, और राम जिसने समाज रावण और राम की बात आ गई। देखिए, इस बार चुनाव में रावण और राम बहुत जिक्र हुआ है, रावण का बहुत जिक्र हुआ है। रावण, भस्मासुर, तमाम किरदार आ गए। उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं आपको हाँ, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में आप क्या कहेंगे? हिमाचल में जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो बीजेपी को 34 सीटों के आसपास दिखा रहे हैं, 24 से 34 सीटों के बीच। क्या कहेंगे आप? हिमाचल में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि वहां पे हमेशा रहता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है अगली बार दूसरी पार्टी आती है। लेकिन हम अनुमान करते हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि बेहतर काम करेंगे, बहुत ज्यादा हम लोगों ने मेहनत करी। सर, इस बार आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं दुबे जी? हमने पहले उत्तरांचल के अंदर भी यही होता था, एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार हाँ, वही मैं कह रही हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में तो बीजेपी ने इतिहास बदल कर रख दिया है। पूरी तरह से सारे तमाम मिथ को तोड़ दिया गया। चाहे वो गौतम बुद्ध नगर चीफ मिनिस्टर का आने का इतिहास हो, चाहे उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में ये बात हो। हिमाचल के लिए वो बात सटीक और स्पष्ट रूप से दुबे जी आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं? नहीं, हम स्पष्ट बोले, इससे स्पष्ट कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बोल नहीं सकता। जो मैं बोल रहा हूँ, कांटे की टक्कर है। मेहनत को आप नकार नहीं सकती, और वो कांग्रेस के साथी भी नहीं नकारेंगे, आलोचना करेंगे। लेकिन जो मेहनत हमने करी है, हमारे नेताओं ने करी है, अंतिम जगह जाके ये जानते हुए भी कि वहाँ की जनता एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस को चुनती है, इसके बाद भी
हमारी मेहनत का प्रतिफल है। नतीजे में आपको दिखेगा कि नतीजा जो है हमारे पक्ष में आना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कर लेते हैं। मौली जी, आज उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट के लिए, लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव था, साथ ही खतौली और रामपुर की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव आज हुआ है। मैनपुरी सीट बिल्कुल साख की बात है, जैसे कि हमने बात करी कि गुजरात बीजेपी की साख की बात है, इसी तरह से मैनपुरी सीट पर भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है। और कैंडिडेट्स आप देखिए, एक तरफ डिम्पल यादव, दूसरी तरफ शाक्य खड़े हैं चुनावी मैदान में। तो क्या कहेंगे जो मैनपुरी की सीट है? देखिए, जो संभावना है वो तो यही है कि मैनपुरी की सीट सपा बचा लेगी। डिम्पल जिस तरह से वो कर पा रही है, हालांकि टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि मुलायम सिंह का एक झुकाव भाजपा की तरफ हल्का सा हमेशा दिखाई दिया है, तो उसके चलते एक थोड़ी सी माहौल ऐसा था इस समय, क्योंकि डिम्पल उनकी जगह पर चुनाव लड़ रही है, तो जो लड़ाई है वो ज्यादा धारदार हो गई है और संभावना यही है कि सीट निकाल लेंगी। अगर कुछ फेरबदल होता है तो मुझे लगता है वो वाकई कमाल की चीज होगी और 7 तो दांव पर है। बाकी खतौली और रामपुर में जो है वो सपा की पकड़ है, तो वहां पर भाजपा भले ही सेकंड पार्टी बने, सेकंड वो रहे, लेकिन जीतने की संभावना फिलहाल ये सीटें तो सपा की ही लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये सीटें तो सपा निकाल लेगी। हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा समीकरण में फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के, लेकिन देखिए जिस तरह से मैं वही चीज कह रही थी, एक असर तो दिखाई देगा, एक कॉन्फिडेंस तो दिखाई देगा ही। हाँ, और ये दोनों ही सीट साख के सवाल आ जाता है इन दोनों ही सीट पर। जी, लंबे समय से बिल्कुल। मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का परचम लहराता रहा। वहीं दूसरी तरफ आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य ही हमेशा से बहुत लंबे समय से रामपुर में रहा। मैं वही कह रही थी कि ये उनके निधन का असर भी होगा लोगों के बीच, उनके आगे में लोकप्रियता तो है ही, तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा। रामपुर सीट भी निकल जाएगी, सपा को ही जाएगी। हालांकि टक्कर तो कांटे की है। अब देखना यह है कि भाजपा अपना वर्चस्व बनाने के लिए जो उसने पूरी ताकत लगाई है वो कितना फल देती है। तो दोनों ही दलों के लिए ये इस बात का प्रमाण होगा कि उनकी जगह अभी बनी हुई है या नहीं। ठीक है, इसका फर्क तो होगा। ठीक है। मौली जी, क्या आपको लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं चुनावों में एक सेंट्रल नैरेटिव की कमी थी? हमने देखा कि बात रावण की हुई, बात भस्मासुर की हुई, औकात तक बात आ गई, गुजराती बेटे की बात हुई, हर तरह की बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों की कुछ कमी रही, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा रहे, ज्यादातर सेंट्रल नैरेटिव की कमी थी। चुनाव जो हो रहा था, या तो मोदी का चेहरा देखिए या फिर केजरीवाल का चेहरा देखिए, इसकी बात हो रही थी। और कांग्रेस ने तो बहुत ही लो प्रोफाइल अपना प्रचार सभी जगह रखा था। तो सेंट्रल नैरेटिव की कमी कहीं आपको नजर आई क्या? देखिए, ये तो बात मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि भाजपा का शासन आने के साथ ही हमारे यहाँ हमारे चुनावों में जो थोड़ी बहुत चर्चा होती थी मुद्दों की, वो भी खत्म हो गई। अब हमारे यहाँ कोई सेंट्रल नैरेटिव है ही नहीं, मुद्दों की बात कोई करता ही नहीं है, और जिन आधारों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, ताज्जुब की बात है, ये भ्रमजाल, ये मायाजाल अब टूटेगा जो टूटना चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से डगमगा रही है उसको चलते अगर अब विकास और नीति, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा इस पर अभ्यास नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा संभलना। तेजी के साथ हमारे जो मुद्दे हैं वो गायब हो रहे हैं। राम, रहीम, रमण, जातिगत आधार और संवेदना, दलित और सवर्ण होने की जो सहानुभूति लेना, सारी चीजें हो रही है, लेकिन देश की और विकास की बात कहीं नहीं हुई है। और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बेरोजगारी जिस तेजी
राजनीतिक दल को अपनी आपसी वो भूलकर ये तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, इस देश की खूबसूरती, इस देश की पहचान क्या है। हमारी विभिन्नता में एकता ही तो हमारी पहचान थी ना, और हम उसी को हथियार बना के चुनाव लड़ रहे हैं और देश की पहचान खत्म करके देश को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान आंदोलन कर रहा है, शिक्षा के लिए कुछ कोई बजट नहीं आ रहे हैं। मेरा मानना सिर्फ ये, सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन ये चीजें अब उठनी चाहिए, लोगों को नजर आनी चाहिए, जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, वरना वो दिन दूर नहीं है जब स्थितियां जो है खाली हाथों हमें खतरनाक गृह युद्ध की ओर ले जाने लगेंगी। ठीक है, ठीक है। गोपाल तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तमाम और कई सारी चीजें गिनाई और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इस बात में स्पष्ट करने जा रहा हूँ कि तमाम दल है इस देश में जो जनता के हमदर्द बनने का हंसी हुंकार भरते हैं, लेकिन सब चुप है। एक अकेला आदमी अपने लाभ हानि को छोड़कर लगातार पिछले 90 दिन से सड़कों पर पैदल चल रहा है, चाहे वो बिल्किस बानो की बात हो, चाहे अंकिता भंडारी की बात हो, तमाम, चाहे महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, हर उसको लेकर के वो व्यक्ति सवाल उठा रहा है और किसी की आलोचना नहीं कर रहा है। वो कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं नफरत करता हूँ, नरेंद्र मोदी से नफरत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डर नहीं इस देश में फैलाने दूंगा, न नफरत तुमसे करता हूँ, न नफरत देश के लोगों से तुम्हें करने दूंगा, स्पष्ट कहता है। आपने बड़ी बात कही तो मैंने बड़े ध्यान से सुनी। आपने कहा कि कांग्रेस का बड़ा लो प्रोफाइल प्रचार रहा। देखिए, इस समय गुजरात में जो लड़ाई है, हिमाचल प्रदेश में जो लड़ाई है, वो कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है। इस समय जनता बनाम बीजेपी है, जनता बनाम नफरत की लड़ाई है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो वहाँ प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जनता स्वयं कहती है, आप जनता के मन की बात चटोलिए जा करके, मिलिए उनसे जा करके, देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। खाली आपको चुनाव जीतना है, आपने एक कैंपेन तैयार किया और उस गाड़ी में बैठे और हाथ हिलाते हुए चले गए और आपने दिखा दिया देखो 50,000 की भीड़ थी, लाख की भीड़ थी और हम पूरा माहौल बदलने जा रहे हैं। अरे भाई, इस देश की जनता से मिलकर के ही, एक एक आदमी से मिलकर के ये देश बनता है। कम से कम पहले उनकी मन की, उनके दिल की बात तो जान लीजिए कम से कम। या इस देश में चुनाव जीतना और हारना यही सब कुछ बचा है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। अब बताइए मुझे, इस आपको ताज्जुब होगा ये जानकर सर, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव की तो बहुत ज्यादा अहमियत है ना। नहीं, तिवारी जी अलग अलग तरीके से आते हैं 2-3 दिन के लिए और अपनी आइडेंटिटी छुपा करके आकर के इसमें समर्थन देकर के चले जाते हैं। कहते हैं कि किसी भी तरीके से आइडेंटिटी हमारी लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आका का ऊपर से आदेश आ जाएगा और हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। अब देखिए, हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान जो इस देश से प्यार करता है, इस देश की जनता से प्यार करता है, इस देश की संस्कृति से प्यार करता है, वो आज इस यात्रा के साथ में खड़ा है। और ये यात्रा ही इस देश में वापस उस लोकतंत्र को लेकर के आएगी, उस डेमोक्रेसी को लेकर के आएगी, उस बिखरी हुई संस्कृति को वापस लेकर के आएगी, जिसको पिछले कई सालों में लगातार खत्म करने का प्रयास किया गया और आज भी उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं सर, लेकिन जो लोग अगर भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं है तो क्या वो देश से प्यार नहीं करते, देश की संस्कृति से प्यार नहीं बिल्कुल करते? भी नहीं है। तमाम लोग, मैं तो कहता हूँ बीजेपी के कई सीनियर नेता भी इसके साथ है, लेकिन दिक्कत उनकी है कि वो इसके साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जब भारत जोड़ने की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई खिलाफ हो। भारत जोड़ने के खिलाफ आप ठीक है सर, भारत जोड़ो पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि भारत तो टूटा कब था, ये एक बड़ा सवाल है। भारत टूटा कब था? आपको देखिए, भारत कोई मानचित्र का विषय नहीं है, भारत मनचित्र का विषय है। जब एक दूसरे के दिल में नफरत हो जाए, एक जाति दूसरे जाति से लड़ जाए, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ जाए, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ जाए, एक दूसरे घर एक दूसरे घर से लड़ जाए, तभी तो टूटता है भारत। ठीक है सर, लोग जब आपस में नफरत करने लगे, आपस में डर की राजनीति करके एक दूसरे का नुकसान करने लगे, यहीं से तो टूटता है भारत। ठीक है, एक बार तरुणिमा जी कुछ कहना चाहिए, तरुणिमा जी का रिएक्शन हम ले लेते हैं। मैं अभी, हाँ, नेटवर्क का इशू हो गया था तो मैं एग्जिट हो गई थी, तो सबने अपनी बात रख दी होगी। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा जो है कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे आ गई थी
ये भारत जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस में जो मतभेद है आपस में कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उसे जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए करना भी चाहिए। लेकिन मेन बात यह है कि जनता के मुद्दों पर ये क्या काम कर रहे हैं। इन्होंने जनता को प्रताड़ित किया था, जनता को परेशान किया था, तभी इनकी सत्ता यहाँ से देश से चली गई। और जब दूसरी सत्ता आई, दूसरी पार्टी आई, भाजपा पार्टी आई, तो उन्होंने उनसे जो उम्मीद थी, जनता को जिस उससे उम्मीद थी, वो उन्होंने उस जनता की उम्मीद को ध्वस्त कर दिया। अब जो जनता के पास एक विकल्प नया आया है, तिवारी जी आपकी बात हो गई। अब तिवारी जी सुनिए, चिल्लाने से जनता आपको वोट नहीं देगी। आप दूसरों की बात भी सुन लीजिए। चिल्लाने से आपको जनता वोट नहीं देगी। आप बात सुन लीजिए आप प्लीज। तिवारी की बात सुन लीजिए। तिवारी जी आप दोनों ही पूर्वांचल से कम एक दूसरे की बात तो सुन लीजिए। क्या कर रहे हैं आप जी? जमीन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम, जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर लीजिए, लेकिन नहीं तिवारी जी इस चीज की इजाजत नहीं मिल सकती। बहुत मजबूत है, उस पर कितनी भी चोट। चलिए तिवारी जी आज आपके माध्यम से जनता से वोट मांग लेंगे। आज यही बोलकर जनता से वोट मांग लेंगे और जनता के मुद्दों पे क्या काम करेंगे तिवारी जी बता नहीं रहे हैं। ठीक है। हाँ नितिशा जी, मैं अपनी बात रखूंगी। मैंने कहा हाँ, मैंने अभी भी कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भारत जोड़ो नहीं है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है। और कांग्रेस में जो मतभेद है अपने आपस में पदाधिकारियों के, मंत्रियों के, नेताओं के, उनको जोड़ने का काम जो है इनके राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और अच्छी बात है, पार्टी को आगे अपना मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करती है, लेकिन मेन काम है ये कि देश की जनता के लिए वो क्या काम करेगी, उस पर क्या मुद्दा है इनके पास क्या मुद्दा है। अब भाजपा जैसी पार्टी जो इन्हें खत्म करके सत्ता में काबिज हुई, भरोसा किया। तिवारी जी ऐसे आप जैसे बोल रहे हैं, मैंने एक बार भी नहीं बोला। प्लीज आप शांत हो जाइए। चिल्लाने से वोट नहीं मिलेगा, प्लीज शांत हो जाइए। आज तिवारी जी इनका माइक बंद कर दीजिए नितिशा जी, नहीं तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। आपको मैंने जी जमीन पे जाके वोट मांगिए जनता से, मीडिया से नहीं मांगिए जनता से। हम राजनीति कर ही नहीं रहे, लेकिन आपको सिर्फ वोट मांगना है, आपको सिर्फ वोट मांगना है, वोट नहीं मांगना है। नितिशा जी मैं अपनी बात रख देती हूँ। हम देखिए, आम आदमी पार्टी का एक जन्म हुआ है इस देश में कि हम लोग जनता के मुद्दों पे काम करते हैं। उनकी मूलभूत सुविधाएं जो दूसरी पार्टियां, दूसरी जब सत्ता में सरकारों में बैठी हुई पार्टियां थी, उन लोगों ने जनता को भ्रमित करके रखा और उनको उनकी जो सुविधाएं हैं, जो टैक्स के पैसों से उन्हें जनता को मिलना चाहिए, वो नहीं प्रोवाइड करवाया था। वो आम आदमी पार्टी ने आकर उन्हें समझाया कि आप लोगों को क्या क्या सरकार द्वारा सुविधा मिल सकती है, हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, इस पर काम किया और इस पर जनता खुश है। आज एक बच्चे को मालूम है कि शिक्षा व्यवस्था सरकार द्वारा फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन ये भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने प्राइवेटाइज करके प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा दे दिया कि आज सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। अलग अलग राज्यों में जहां इनकी सरकार है दोनों की, वो सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करने में लगी हुई है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से इन्हें फंड मिलता है। लेकिन एक आम आदमी पार्टी सरकार है जो केजरीवाल जी की सरकार है, जो शिक्षा पे काम करती है, स्वास्थ्य पे काम करती है, फ्री बिजली मुहैया कराती है और जो वृद्धा पेंशन जो अलग राज्यों में 500 रुपए मिलते हैं, हम लोग 2500 रुपए पेंशन देते हैं। ये एक आदमी का जो उसका भरण पोषण हो सके। हमारी देश की जनता, हमारे राज्य की जनता है जिन्हें हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। तिवारी जी देखिए, दुबे जी सिर पकड़ के बैठ गए हैं। तिवारी जी थोड़ा शांत हो जाइए आप। आपने एक बात शब्द नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया, उसके ऊपर बोलिए उसके खिलाफ। ठीक है तिवारी जी शांत, थोड़ा सा संयम रखिए सर, थोड़ा सा संयम रखिए। सबको बोलने मैं अपनी बात रख लूं। तिवारी जी शांत ही नहीं हो रहे हैं, लगता है आज ये पूरा रिकॉर्ड करके आए हैं कि इनके एकदम चिप लगाकर आए हैं, बोले जा रहे हैं और ये चुप नहीं हो रहे हैं बिल्कुल। तिवारी शांत हो जाइए, आप बहुत देर से बात कर रहे हैं, प्लीज शांत हो जाइए। तिवारी जी किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तिवारी जी मुझे आपकी ऑडियो पूरी तरह से डाउन करनी पड़ेगी सर।
इनके वजह से मुझे तेज बोलना पड़ा और मुझे खराब हो गई। प्लीज तिवारी जी शांत हो जाइए। मैंने आपसे कहा कि वोट मांगने के लिए जमीनी स्तर पे जाना पड़ेगा, मीडिया पे चिल्लाने से वोट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप एमसीडी में खत्म है, आप दिल्ली में खत्म है। आपको अपने ऊपर विचार करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि हम लोग क्या हमसे गलती हो रही है कि जनता हमें पसंद नहीं कर रही है, हमें समर्थन नहीं कर रही है, इस पर विचार करना चाहिए। चिल्लाने से समर्थन नहीं मिलेगा, आपको इस पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए इस पर। पहले तो अपना जो कांग्रेस पार्टी है उसको जोड़ ले, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो 24 और 29 के बाद सोचे कि वो कब सत्ता में आएगी। तो आम आदमी पार्टी जब इस देश में आई, नीतीशा जी मैं अपनी बात पूरी करती हूँ, तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको प्रोवाइड कराई, उनको बताया कि आप लोगों को क्या क्या सरकार द्वारा मिलना चाहिए। हम जो आप लोग टैक्स भरते हैं उस पर आपको सरकार क्या क्या मुहैया करा सकती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं ये देना चाहिए। और ये जनता को आज समझ आने लगा है, जो अनपढ़ जनता थी, जिन्हें मालूम ही नहीं था, रूरल एरिया में चले जाइए, जिनको मालूम ही नहीं कि हम लोगों को भी ये सुविधाएं सरकार द्वारा मिल सकती हैं, तो वो हम लोगों ने उनके घर घर जाकर पहुंचाया। गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी ने छोटी छोटी सभाएं की, लोगों से 1 to 1 बात करी, डोर टू डोर कैंपेन किया। तो गुजरात की जनता केजरीवाल जी से मिलकर बहुत खुश है, वहां के हमारे नेताओं से मिलकर बहुत खुश है, उनकी बातों को समझ रही है और हम लोगों को समर्थन कर रही है। और एमसीडी में तो अब केजरीवाल जी का ही पार्षद होगा, ये जनता दिल्ली की तय कर चुकी है। अब वहां पर ना चलेगा पंजा, ना चलेगा फूल, अब चलेगी सिर्फ झाड़ू, और अब वहां का पार्षद होगा एमसीडी में हमारे केजरीवाल जी का। तो गुजरात जो है वो हम लोग समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ चुकी है जनता। समय खत्म हो रहा है मेरे पास, अब फाइनल कमेंट एक बार ले लेते हैं। संदीप दुबे जी, आपका फाइनल कमेंट दीजिएगा थोड़ा संक्षेप में सर। अच्छा लगा तरुणा नई तरीके से बात, और गोपाल भाई भी अच्छी बात रख रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हम लोग राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम सबके अच्छे और बुरे काम से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने राष्ट्र और समाज के लिए बेहतर करना चाहिए और बेहतर सोचना चाहिए। राजनीति में हर व्यक्ति अपनी अपनी पार्टी की फिलॉसफी, अपनी बातें रखता है, लेकिन चरित्र और नैतिकता दोनों की आवश्यकता राजनीति में है। और जो जो समाज आगे बढ़ता जाएगा, समय परिवर्तनशील है, हमेशा एक आदर्श के रूप में कोई ना कोई इंसान भारत को चाहिए, भारत की राजनीति में चाहिए। तो युवाओं से भी बहुत ढेर सारी आशाएं हैं, और जो लोग राजनीति बदलने आए थे वो खुद अपने आप को बदल लिए हैं। वो देश भी देख रहा है, समाज भी देख रहा है, लेकिन मूल्यांकन समाज मौलवी जी की बातों पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मौलवी जी बहुत दिनों बाद मैं पहली बार मौलवी जी को सुन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से पक्ष अपना रखती है, तो वो पक्ष काफी आत्मीयता पैदा करता है उनके विषय को लेके। मैं उनको कहूंगा कि देखिए, राजनीतिक पार्टी के हर कार्यकर्ता अच्छा करने की कोशिश करता है, समाज उसका मूल्यांकन जिस तरह से करना चाहे कर सकता है, और वो चुनौती भी है उसके लिए। काफी इसमें चुनौती है कि जितनी तरह की लोग हैं उतने तरह की उनकी सोच है, और सभी के सोचों पे सब लोग खड़े नहीं उतर सकते, लेकिन फिर भी जो दिल जीतने का राजनीति में काम करेगा, आम आदमी का, जनता का दिल जो जीतने का काम करे, वही लोकतंत्र में स्थापित हो सकता है। तो हम सब लोग को वही काम करना चाहिए जिससे जनता का दिल जीते। और नितिशा जी देखिए, विनय भाई ने इतनी देर में जो कुछ कहा, तो इनके मन से जो शब्द निकल रहे थे कहीं ना कहीं ये समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं मैडम से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये देश जो है देश के लोगों से बना है, बस एक छोटी सी व्यक्ति इस देश में राजनीति करिए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव हारे जाते हैं। पिछले कई सालों से यही होता रहा है, लेकिन कम से कम देश की जनता के साथ, उनकी भावना के साथ मत खेलिए, झूठ मत बोलिए, नफरत मत फैलाइए, हिंसा मत फैलाइए। जनता के साथ बिल्कुल आपने सही कहा तिवारी जी, जनता के जो मन से मत खेलिए। आप लोगों के कांग्रेस के विधायक जीतते हैं, आप फिर भाजपा द्वारा दिख जाते हैं। तो प्लीज जनता के जो है वो जनता जब आपको समर्थन करके, कृपा करके आपके विधायक को समझाइए कि भाजपा द्वारा वो बिके ना, वो इसलिए जीत के नहीं आते कि भाजपा में करोड़ों रुपए गए और वो जीत जाए, ठीक है। तो भावनाओं के साथ जो कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी खेल रही है इस देश में, वो खेलना बंद कर दे, वो बंद कर दे। ये बिल्कुल 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 ये खेलना बंद कर दे। हाँ जी, फाइनल कमेंट मैम, अब बस जी बस मैं फाइनल कमेंट यही कहूंगी कि जनता
के मूलभूत सुविधाएं जो है वो हर पार्टी को प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि जनता उनको खुश होकर वोट करे। तो वो आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है। और मैं जनता से भी ये कहना चाहिए, ऐसी पार्टी को वोट ना करे कि दूसरों पार्टी से वो खरीद ले जाए और उनकी जो भावनाएं हैं उसको ध्वस्त कर दे। कि जनता ये चाहती है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करें और पता चले वो दूसरी पार्टी से दिख रही है, सरकारें टूट रही है, ये दोनों पार्टियां यही करती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को समर्थन करे बस। मौली सेठ जी, गोपाल तिवारी जी प्लीज सर। मौली सेठ जी आपका फाइनल कमेंट मैम। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि एक बहुत पुराना गीत है और मैं उस गीत का ही इंतजार कर रही हूँ इन एग्जिट पोल को देखने के बाद कि वो सुबह कभी तो आएगी। मुझे किसी पार्टी से कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मेरा एक अपेक्षा है कि अब धर्म से परे देश से जुड़े कुछ मुद्दे उठे और लोग उसके आधार पर वोट करें। कोई भी जीते, लेकिन अब देश के बारे में सोचे। और एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, अगर वो खरे उतर रहे हैं तो मैं खुश हूँ, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन हारा कौन जीता। हम लोग के बचपन में हमारी दादी नानी कहा करती थी, कौन रख होए हमें कहानी, जाति छोड़ न हुई बे रानी। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन हाँ, इस देश में अगर चेतना बनी रहे, संघर्ष विकास के लिए बना रहे, तो परिवर्तन जरूरी है, तो परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है, तो ये नियम बना रहे तो अच्छा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दुबे जी, गोपाल तिवारी जी, तरणिमा जी और मौली सेठ जी, हमारे साथ आप चारों शामिल हुए। हमने अच्छी चर्चा की, इन एग्जिट पोल्स के बारे में हमने चर्चा की और देश की बात करी, देश हित की बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और इशारा परिवर्तन की तरफ एक इशारा हो रहा है। देखना होगा कि जनता ने आखिर, इसके बाद हम फिर आगे भी चर्चा करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि जनता ने जब वोट किया तो दरअसल किन के दावों और वादों को लेकर जनता में विश्वसनीयता नजर आई, जनता को किन चेहरों पर विश्वास नजर आया, जिस तरह की बातें इन चुनावों में हो रही थी, उन बातों का किसको कहां पर कैसे फायदा मिला, इन तमाम चीजों को लेकर बात होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर बात होगी और बात हम करेंगे परिणामों की। 7 तारीख को दिल्ली एमसीडी के रिजल्ट सामने आ जाएंगे और 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी कि क्या जनता ने अपना फैसला दिया है। फिलहाल जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं दिल्ली एमसीडी में ऐसा लग रहा है कि जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन चाहिए, 15 साल बाद परिवर्तन चाहिए जनता को। और वहीं अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की करें तो वहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक कर मौका मिलता है, वही इस बार भी नजर आ रहा है। इस बार फिर एक बार कांग्रेस यानी कि पंजा अपनी छाप छोड़ता हुआ हिमाचल में नजर आ रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, इंतजार है 7 और 8 तारीख का। बहरहाल फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।